आपको मालूम है ट्रिपल तलाक एक ऐसी चीज़ थी जो अभी भी है, इलीगली अभी भी करते हैं, जिसमें लड़की की तो कोई कहना मतलब कुछ है ही नहीं। आप फ़ोन पे भी कह सकते हो तलाक 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 और वो नहीं आ सकती घर, और बच्चा भी नहीं ले सकती आप, आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपका कुछ नहीं मिलेगा, आप जब मर्जी निकाल सकते हो। 16 साल 18 साल से वो बच्चा पैदा करना शुरू करती हैं, 40 साल तक वो बच्चे पैदा करती रहती हैं, खुद कुछ नहीं बच जाता उनका शरीर का। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप श्रीनगर में चले जाइए, किसी के 4 बच्चों से कम है ही नहीं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप धर्म के कारण पैदा करो, आप बच्ची की हेल्थ के कारण ना करो, उसकी हेल्थ तो देखो। कन्वर्जन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है, इलीगल है, फिर भी कन्वर्जन हो रहा है और कह रहे हैं कि ये मन से कर रहे हैं, विच इज़ नॉट सो। ये गरीब जनता को छोटे छोटे लेयर करके, वही केरला में लव जिहाद जिसको कहते हैं, मैं कहूँगी वो फोर्सफुल कन्वर्जन है। और वहाँ मैंने बोला भी था कि जहाँ लव है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता, और जहाँ जिहाद है वहाँ लव नहीं हो सकता। एडल्ट्स को आप नहीं रोक सकते कि शादी ना करें आप आपस में, लेकिन शादी के बाद आप कन्वर्ट ना हो। मैं कहती हूँ लड़का क्यों नहीं कन्वर्ट करता हिंदुइज्म में, अगर कन्वर्जन ही का एक रास्ता है तभी आप मिल सकते हो, और प्यार है तो कन्वर्ट। आपको क्या ये लगता है कि फेमिनाइजेशन या वर्कफोर्स की फेमिनाइजेशन की वजह से हमने विमेन पे एज फैमिली मेंबर्स एक डुअल वर्कलोड कर दिया? हाँ, वो इसलिए करा क्योंकि हम नहीं लड़के नहीं सुधरे इसमें। लड़कियों को तो नौकरी करनी है और करनी भी चाहिए, लेकिन लड़कों को भी घर में वैसे ही शेयर करनी चाहिए उनकी, खाना बनाना हो, बच्चों को लुक आफ्टर, एल्डरली को लुक आफ्टर करना। ये केवल महिलाओं का काम नहीं है, ये लड़कों का भी काम है, आदमियों का भी काम है। बट क्या इस चीज़ को ज़्यादा प्रोपोगेट कर करके हम उस आइडिया पर कि जिसके अंदर एक वुमन कुड हैप्पीली रन अ हाउस होल्ड with much pride and confidence, with equal respect to the male member of the family, क्या हम उस आइडिया को भी एक रिग्रेसिव आइडिया बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये उसकी, मैंने कहा उसकी चॉइस है। अगर इफ़ शी इज़ हैप्पीली सिटिंग एट होम लुकिंग आफ्टर द फैमिली, इट शुड बी हर चॉइस। बट इफ़ शी वांट्स टू वर्क, एंड अगर सच में हम चाहते हैं कि हमारी जीडीपी आगे जाए और देश आगे जाए, और 47 तक हम एक डेवलप नेशन चाहें, तो हम 50% वर्क फोर्स को घर नहीं बिठा सकते। हम 50% को ये नहीं कह सकते कि तुम काम ना करो और तुम कंट्रीब्यूट ना करो इकोनॉमी में। अगर वो इकोनॉमी, अगर आप 2 लोग हो घर में, दोनों कमा के लाते हो और आपकी इकोनॉमी सिचुएशन कैसी बेटर है आपको उस पता चलता है। हाँ, लेकिन उसमें फिर वही रोल ऑफ द फैमिली होना चाहिए, पेरेंट्स का, नानी दादी सबको, Which is what I wanted to get into. उनका भी रोल होना चाहिए आफ्टर दिस वेरी आइडिया 21वीं सदी के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो गया है स्टार्टअप कल्चर की वजह से। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जैसे बच्चे शिफ्ट करते हैं फॉर देयर जॉब्स, एंड दिस मॉडर्न फैड के न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए और वही परहैप्स इज द द राइट वे फॉरवर्ड। इस आइडिया को खंडन करते हुए एंड टू एड्रेस ऑल दोज प्रॉब्लम्स, डू यू थिंक जॉइंट फैमिली इज द वे? जॉइंट फैमिली इज द वे फॉरवर्ड, इज द वे फॉरवर्ड, बिकॉज अगर दोनों बच्चे, यंग बच्चे अगर बाहर काम कर रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो कम से कम बच्चों को देख रहे हैं, छोटे बच्चों को, उनको गाइडेंस दे रहे हैं। मैं खुद देखती हूँ, मेरी बड़ी, मैं बार बार अपनी बेटियों पे जाती हूँ, उनकी लाइफ से मैं एग्जांपल देती हूँ। बड़ी बेटी इन लॉज के साथ रह रही है, तो उसके बच्चे हाउ हैप्पी दे आर। छोटी की मदर इन लॉ जॉब करती हैं, फादर इन लॉ किस भी काम वो नहीं रह पा रहे उनके साथ, तो वो उसके बच्चे कैसे पल रहे हैं, और उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। बट बिकॉज शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम है, तो वो बच्चे ठीक से देख पा रही है। लेकिन मैं अपनी डॉटर को देखती हूँ कितने अच्छे से रह रही है वो इन लॉज के साथ, एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, यू नो, दे आर डिपेंडेंट ऑन देम एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देम। सो दैट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, आई थिंक. And sex education, should it happen in the family setup, or
देयर शुड बी अदर प्रोविजंस के स्कूलों के अंदर? दोनों दोनों स्कूल्स में भी और फैमिली में भी। माँ और बाप जो सिखा सकते हैं, स्कूल्स नहीं सिखा सकते। तो माँ बाप को बहुत फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ। इन योर एक्सपीरियंस क्या वो बदलाव आना शुरू हुआ है? आर पेरेंट्स बिकमिंग मोर वोकल और टॉकिंग अबाउट इट? यस यस, दे आर टॉकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट मेरी जनरेशन में भी हमने ये बात करनी शुरू कर दी थी, और मैंने अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज पे सब कुछ गुड और बैड और बॉडीली चेंजेस, फिजिकली क्या चेंजेस आएंगे लड़कियों में, मैंने उनको पहले ही प्रिपेयर कर दिया था सब कुछ। तो उनको बाहर नहीं, मतलब कोई अगर आप नहीं बताओगे तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए बाहर ढूंढेंगे, और इन्फॉर्मेशन गलत भी मिल सकती है उनको। इसलिए बेटर है कि पेरेंट्स बिफोर दैट एज स्टार्ट्स दे शुड गिव द इन्फॉर्मेशन टू देयर चिल्ड्रन। इसी में ना एक हम थॉट बीच में डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे थे कि जब पता ही नहीं है और कैसे ऐसी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के अंदर उन सिचुएशन से कैसे बचा जाए। रिलीजन कहाँ पर आता है इसके अंदर? क्योंकि हम जनरली कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो भी फ्रीडम्स या जो भी राइट्स इंश्योर करना चाहते हैं हम उसके अंदर रिलीजन के रिस्पेक्टिव हम वो करना चाहते हैं। However, in practice, do you think or do you see in your experience कि किसी धर्म का इसके अंदर कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी रही हो या ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर रहा हो, या कई ऐसे केसेस आए हैं कि जिसके अंदर सोशल मीडिया पर भी यू मे बी बेटर अवेयर कि किसी एक धर्म संप्रदाय के, मुस्लिम समाज के किसी एक व्यक्ति ने, क्योंकि वहाँ पर शायद चाइल्ड मैरिज का प्रचलन कंपैरेटिवली हिंदू समाज से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर वो जेंडर कहाँ पर आता है एक गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन में? मैं एक बात, आप जो कह रहे हो ना चाइल्ड मैरिज, ये गलत तरह के मुस्लिम परिवारों में भी है और हिंदू परिवारों में भी है चाइल्ड मैरिज। ज़्यादातर जो मुस्लिम परिवार हैं वो 18 से ऊपर ही शादी करते हैं, जबकि अगर हिंदूज़ में देखो तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज है, लेकिन वहाँ बच्चियों को अलग ही तरीके से मुस्लिम परिवारों में, एक तो जैसे आपको मालूम है ट्रिपल तलाक एक ऐसी चीज़ थी जो अभी भी है, इलीगली अभी भी करते हैं, जिसमें लड़की की तो कोई कहना मतलब कुछ है ही नहीं। आप फ़ोन पे भी कह सकते हो तलाक तलाक तलाक, और वो नहीं आ सकती घर, और बच्चा भी नहीं ले सकती आप, आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपका कुछ नहीं मिलेगा, आप जब मर्जी निकाल सकते हो। आप 4 शादियाँ कर सकते हो, एक के बाद एक के बाद एक, और लड़की पे क्या बीत रही है आपको कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि उस धर्म में ये अलाउड है, उसमें पहले परमिशन चाहिए होती थी फर्स्ट वाइफ की, अब कहाँ परमिशन। तो ये जो उस धर्म के भी कुछ ठेकेदार हैं जिनको मुल्लाज बोलते हैं, वो उन लोगों ने अपने तरीके से उस धर्म को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, और वो धर्म सालों साल फिर वही चलता आया कि ट्रिपल तलाक आप कर सकते हो, या लड़कियों को पढ़ाना मना है। लड़कियां, आप देखो कि मुस्लिम परिवारों की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, आज भी नहीं पढ़ी लिखी हैं। बाहर नहीं जाना, आप बुर्के में रखोगे उसको, बाहर जाके आप पराए मर्द से बात नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते तो आप नौकरी कैसे करोगे। अब ऐसा नहीं है, मुस्लिम परिवार की लड़कियां भी बाहर जा रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, पर्दे में रह के भी करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर, मैं कहूँगी अधिकतर 60% एंड मोर, वो जो सप्रेशन है टू विमेन, दैट इज़ देयर इन देयर कल्चर। और ये गलत तरह के मुस्लिम धर्म में नहीं है ये कहीं पे भी, उसको जो तोड़ मोड़ के बनाया गया है मुल्लाज ने, वो अपने लिए बनाया है, वो इसलिए गलत औरतों के साथ हो रहा है। धर्म ना तो हिंदू धर्म कहता है कि इनके साथ गलत करो, ना मुस्लिम धर्म कहता है, कोई भी धर्म नहीं कहता। ये धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं जो गलत करने को मजबूर करते हैं समाज को। तो उसके पीछे एक कारण यही है कि एजुकेशन कम है, बहुत बड़ा कारण है। पढ़ने नहीं दिया जाता बच्चियों को, वो बहुत ज़्यादा गलत है। आज अगर हमारी बच्चियां बेटर कर पा रही हैं तो ये स्कूल की एजुकेशन के कारण ही है। ठीक, तो क्या ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, एंड मैं सिर्फ चाइल्ड मैरिज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कैसे विमेन का एक्सप्लॉयटेशन इन जनरल क्या इस्लाम के अंदर ज़्यादा हो रहा है या इस्लामिक समाज के अंदर इन प्रैक्टिस? वी आर नॉट डिस्कसिंग के धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है,
उनके टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके नज़रिए में इन प्रैक्टिस आपने देखा है कि 60% से ज़्यादा मुस्लिम समाज के परिवारों के अंदर इस तरह के केसेस आ रहे हैं। क्या यू वर एबल टू फाइंड और सी कि जिस प्रोपोर्शन में केसेस आ रहे हैं उसके कितने ज़्यादा प्रोपोर्शन में केसेस एक्चुअली हो रहे हैं जिनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा? उनको पता भी नहीं है जी NCW है क्या, उन महिलाओं को। जहाँ मुस्लिम वो आप मैंने बहुत सारे जगह बनारस में बहुत गलियों में गई हूँ मैं, लखनऊ की गलियों में गई हूँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, या तेलंगाना में देखा है। वहाँ उन बच्चियों के साथ क्या, या नूह में चले जाइए, इट्स जस्ट टचिंग दिल्ली। वहाँ आप एक बार देखिए, 7 है वहाँ उनका HB, 6 है HB, 6 बच्चे पैदा कर रही हैं, 7 बच्चे पैदा कर रही हैं उस HB में, 6 और 7 HB में। एक तो ये बच्चा पैदा करने की जो परंपरा, और 16 साल 18 साल से वो बच्चा पैदा करना शुरू करती हैं, 40 साल तक वो बच्चे पैदा करती रहती हैं, खुद कुछ नहीं बच जाता उनका शरीर का, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप श्रीनगर में चले जाइए, किसी के 4 बच्चों से कम है ही नहीं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप धर्म के कारण पैदा करो, आप बच्ची की हेल्थ के कारण ना करो, उसकी हेल्थ तो देखो। आपका धर्म क्या कह रहा है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, उसकी आप अपनी बेटी या बहू का हेल्थ तो देखो कि क्या कह रहा है। तो मैं बच्ची उनको इसी उससे समझाती थी कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो और क्यों अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप अगर 6 बच्चों में घिर जाओगे तो आप अपना क्या ध्यान रखोगे, या बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, उनको कैसे पढ़ाओगे? 6 बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन क्या दोगे? वो ठीक है कि राशन फ्री गवर्नमेंट दे रही है तो खिला दोगे, लेकिन एजुकेशन क्या होगा? फिर हाथ का ही काम सिखाओगे और उसी में फिर वो गरीबी और उसका ध्यान नहीं दे रहे। नूह में तो आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी घर में। इनफैक्ट मैंने पीछे एक न्यूज़ आइटम था जिसमें बच्चियों को आप HB बढ़ाने के लिए स्कूल्स में गोलियां दे रहे थे खिलाने के लिए, आयरन टेबलेट्स, और वहाँ ये फैला दिया गया कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बच्चों को, और उन्होंने मना कर दिया आयरन टेबलेट खाने से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी इसमें कि आयरन टेबलेट्स हैं, ये कुछ नहीं है इसमें। तो आप गलत अफवाहें फैलाकर बच्चियों को मिसयूज़ करके वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 4 वाइफ्स करना कोई है, 4 छोटी छोटी बच्चियाँ, एक हस्बैंड और बुढ़ा हस्बैंड। तेलंगाना में लड़कियाँ बेची जा रही हैं, बाहर की कंट्रीज में बेची जा रही हैं, बुड्ढों को बाहर से आते हैं और सबको पता है ये हो रहा है, एवरीबडी नोज, लेकिन कुछ होता नहीं है उसके लिए। टाउट्स बैठे हैं बीच में। इसके ऊपर हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया था, वहाँ पे अवेयरनेस के लिए भी किया था, पुलिस से भी लिया था, इंक्वायरी भी कराई थी। एक ex-IAS ऑफिसर, फर्स्ट मेल मेंबर था NCW का, ही वेंट हिमसेल्फ टू इंक्वायर इनटू दिस मैटर। सब करने के बावजूद जब सरकार ही नहीं चाहती कि ये हो, आंखें बंद करे हैं, जबकि बाहर की कंट्रीज से वो मुल्लाज आते हैं और आपकी लड़कियों को ले जाते हैं, तो आप और वहाँ जाके क्या टॉर्चर होता है, बिकती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह। ये चीज़ें मुझे लगता है हमें पूरे देश भर को, अब वेस्ट बंगाल में देख लो, वेस्ट बंगाल की एक एक गली में चले जाओ, आप हैरान हो जाओगे कि आज भी वो इंडिया का हिस्सा इतना पीछे है भारत से। ना वहाँ पर उन जगहों पर नल में पानी है, वो उसी गंदे तालाब में ही नहा रही हैं, लेकिन रिलीजन की वजह से उनकी इतनी बुरी हालत है उन लड़कियों की, ना वो बाहर निकल पाती हैं, ना कुछ कर पाती हैं। एक मुझे लगता है वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, कुछ और एरियाज, केरला की लड़कियां फिर भी पढ़ी लिखी हैं, वहाँ मुस्लिम्स हैं लेकिन पढ़ी लिखी मुस्लिम्स हैं। कुछ ये एरियाज में कुछ इंटीरियर्स ऑफ बनारस है या लखनऊ है, वहाँ देखिए। तो जहाँ पे ये गेटोवाइजेशन हो रहा है इस्लामिक कल्चर में, वहाँ पर औरतों का इस्तेमाल सिर्फ वो चाइल्ड बेयरिंग सेक्स ऑब्जेक्ट और मशीन, मतलब मशीन है, चाइल्ड बेयरिंग मशीन्स है। इस व्यथा से कैसे समाज को, अगर समाज का तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बट महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, उनको कैसे उन सिचुएशन से बचाना जाए? क्योंकि
समस्या यही आती है कि हम क्वाइट ऑफ्टन जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, एक तो दीज आर टफ कॉन्वर्सेशंस टू हैव, टू जब भी हम बात करते हैं शायद हम जो एडल्ट्स हैं उनकी बहुत बात कर रहे होते हैं। हम 14 से 18 साल की जो बच्चियां हैं जिनका रेप होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन सारी चैलेंजेस से कैसे इस समाज की महिलाओं को बचाया जाए, क्या सकते हैं, सोल्यूशन कहाँ है? ये उन्हीं की रिलीजन से अगर महिलाएं आए और आवाज उठाएं, व्हेन वी एज अ आउटसाइड रिलीजन वी टॉक, तो वो उनको लगता है ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हैं। अगर मैं कहूँगी कि ज़बरदस्ती बुर्का, मतलब आप इच्छा है लड़की की तो वो पहन सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं पहनाया जाना चाहिए। या 10-11 साल की लड़की को आप पर्दे में बंद कर दो, उसको सांस ना लेने दो, पढ़ने ना भेजो, ये गलत है। या उसकी शादी कर दो या बच्चे इतने पैदा करो, तो मुझे गलत नज़र से देखा जाएगा। और जब ट्रिपल तलाक की बात हुई तो एनसीडब्ल्यू ने ही ये मुहिम शुरू किया था। मेरे से पहले जो चेयरपर्सन थी उनको लेटर्स आए थे और फिर उस मेरे दौरान ये लॉ बना था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चिट्ठियां हमें आई, कुछ मुल्लास की और कुछ औरतों की भी, कि हम तो खुश थे, आपको क्या ज़रूरत थी। मतलब ज़्यादातर मुल्लास की कि आप इसके अगेंस्ट हो, हमारे धर्म के अगेंस्ट हो। तो अगर मैं आउटसाइडर करूँगी तो ये होगा। इनसाइड औरतें जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, और उनमें से हैं भी, मैं बहुत सारी महिलाओं को मिली भी हूँ। लखनऊ में ही हमने एक प्रोग्राम किया था, पढ़ी लिखी महिलाएं उसमें सामने आई और वो उन्होंने बोला, अपने समाज की बात को बोला, ये प्रॉब्लम्स हैं और हम ऐसे दूर कर सकते हैं। ऐसी ज़्यादा महिलाएं सामने आए, बात करें इस बारे में और अपनी लड़कियों को सिखाने की कोशिश करें, तब मुझे लगता है कि उनके समाज में चेंज होगा। क्योंकि शायद उनके समाज में वो महिलाएं हैं जो ऑब्जेक्ट कर रही हैं, दे डू नॉट नो एनी बेटर, वो वही समस्या से जूझ रही हैं जो समस्या के अंदर शायद बाकी भारतीय समाज 70s 80s में डील कर रहा था। वो जूझ के वापस बाहर आई हैं और वो एग्जाम्पल हो सकती है उन बच्चियों के लिए कि देखो ये लड़ रही हैं, इन गलतियों के लिए लड़ रही हैं। उनको भी गालियाँ निकाल रहे हैं वो मुल्लाज, अपनी ही लेडीज़ को गालियाँ निकाल रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं, लेकिन वो लड़ रही हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं और जिनको मैं जानती हूँ। कई वक्फ बोर्ड की मेंबर्स हैं, चाहे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की मेंबर है, ये जो चेयरपर्सन लेडी है वो, एक लखनऊ में है वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, बहुत सारे हैं जो इन सब गलत चीज़ों से लड़ रहे हैं। एंड क्रिश्चियन मिशनरीज कैसा कर रहे हैं, या ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर सिचुएशन क्या है? देखिए, क्रिश्चियन के उसमें एक वो होती है कि आपको आपने जो गलत किया है ना, आपको वो फादर को बताना है, यू नो ना, वो एक क्या कन्फेशन जो होता है, उसके अगेंस्ट मैंने उठाया था आवाज़। और क्योंकि एक केरला से ही एक प्रॉब्लम आई थी कि एक महिला को जब उसने कन्फेस की अपनी गलती, शी वेंट आउट ऑफ मैरिज एंड had relationship with someone or something, so that father started taking advantage of that woman and started calling her outside. in fact उसी से होटल के खर्च भी करवाता था और वहाँ जाता था। वो हस्बैंड को तब पता चला जब वो होटल के बिल्स उसने वाइफ ने पे किए हुए थे और वो जॉइंट अकाउंट से निकले, तो उसको पता चला कि ये कैसे पैसे खर्च हो रहे हैं। और देन ही स्टार्टेड दैट फाइट, एंड तब मैंने कहा था ये कन्फेशन शुड गो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। क्यों कोई औरत जाकर किसी को अपनी लाइफ शेयर करे इस तरह की, और ये कन्फेशन के नाम पर ये यूज़ कर सकें। तो ये बहुत इसके अगेंस्ट भी अपहीवल हुआ था क्रिश्चियन समाज में कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। फोर्सफुल कन्वर्जन तो है ही, सब जगह है, हम देख रहे हैं, चाहे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और ट्राइबल बेल्ट्स में बहुत कन्वर्जन है। एक वो अलग चैलेंज है, वो कन्वर्जन सिर्फ महिलाओं का नहीं है। फोर्सफुल मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ल्योर करके भी जो होता है वो फोर्सफुल है। आप उनको ल्योर कर रहे हो, पैसा, साइकिल देकर, मतलब आप झारखंड जैसी जगहों में तो साइकिल दे के आप ल्योर कर रहे हो कि तुम्हें साइकिल मिलेगा, या स्कूल में कॉन्वेंट्स में एजुकेशन होगी। और ये बात अब सिर्फ झारखंड और छत्तीसगढ़ और केरला के नहीं है, अब ये पंजाब में बहुत बड़े रूप में सरदारों को कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब
ऐसा नहीं होता था। और इसमें आपने हमारा तो पंचकुला में 1983 में आपने वो दौर देखा है। हाँ, मैंने वो दौर देखा है, वो ऐसा नहीं था पंजाब में, ऐसा नहीं था। मेरे बहुत रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, हमने कभी चर्चेज़ नहीं देखी थी वहाँ पर। अब एक सड़क पे चले जाओ, आपको 4-4 5-5 चर्चेज़ मिलेंगी और भरा होगा वो, मतलब संडेज़ को वो भरा होगा लोगों से। और क्या वो गलत कि हाथ लगा दिया और वो लड़कियाँ ऐसे-ऐसे तड़प रही झटपटाने हैं, और लगती हैं और फिर बहुत गलत चीज़ें दिखा रहे हैं वहाँ पर। और ये सारा केरला का ही जितने वो हैं वो वो मॉडल वो है केरला का, वो उसको रेप्लिकेट हाँ, किया जा वो रहा है अलग-अलग रेप्लिकेट जगह। किया जा रहा है पंजाब में भी। और कन्वर्जन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है, इलीगल है, फिर भी कन्वर्जन हो रहा है और कह रहे हैं कि ये मन से कर रहे हैं, विच इज़ नॉट सो। ये गरीब जनता को छोटे-छोटे लेयर करके, वही केरला में लव जिहाद जिसको कहते हैं, मैं कहूँगी वो फोर्सफुल कन्वर्जन है। और वहाँ मैंने बोला भी था कि जहाँ लव है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता, और जहाँ जिहाद है वहाँ लव नहीं हो सकता। तो ये लव जिहाद नहीं, और फोर्सफुल कन्वर्जन है। और लड़कियों को ल्योर किया जाता है, प्यार में फंसाया जाता है, और प्यार गलत नाम बता के भी बताया जाता है, हिंदू नाम रख के। और फिर आप प्यार में, और उसके बाद ज़बरदस्ती आप शादी करने के बाद पता चलता है लड़की को कि वो मुस्लिम है, और फिर कन्वर्ट करते हो आप उसको ज़बरदस्ती। आप शादी कर लें, वो अपना रिलीजन, वो तुम अपना रिलीजन, तो उसमें कोई नहीं, प्रॉब्लम विमेन नहीं है। वो वही बात होगी ना जो हम पहले एक बार मुगल समाज की बात कर रहे थे कि मुगल जब काल था तो उस टाइम पर विमेन वर परहैप्स बीइंग यूज्ड एज अ या टूल टू कन्वर्ट फैमिलीज या एक्सप्लॉइट देम। उसका बस आज शायद तरीका बदल गया। आज भी विमेन एंड गर्ल्स आर बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट और टू एक्सपैंड पॉपुलेशन, और उसका एक तरीका बना दिया लव जिहाद। तो लव जिहाद वाले केसेस के अंदर आपने एनसीडब्ल्यू के अंदर लव जिहाद वाले मैटर्स भी आते थे इस तरह के? बहुत बहुत, और मैंने इस पे पूरी इंक्वायरी की थी। मैं खुद पर्सनली वहाँ कुछ दिन रही थी केरला में, और उन लड़कियों को मैं मिली थी जिनको कन्वर्ट किया था। कुछ बाद में वापस आ गई थी जब वहाँ पता चला कि उनके साथ गलत तरीके से कन्वर्ट किया गया था। कुछ फिर से हिंदू धर्म में आ गई थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी थी जो बिल्कुल माइंड उनका चेंज हो चुका था एकदम। और कुछ ऐसा होता है उसमें कि आप उनको, उनका पूरा नज़रिया ही चेंज कर देते हो। वो स्टार्टिंग के फंडामेंटल उनके टेनेट्स ही ऐसे हो गए ना बहुत मतलब कि आप अगर आप पेरेंट्स वापस को गए छोड़ तो देते हो। बस आप हाँ, सब आप खत्म हो वो जाएगा। लड़कियां पेरेंट्स छोड़ देती हैं, अपने दोस्त छोड़ देती हैं, अपना समाज छोड़ देती हैं, और उनके साथ रहने के लिए बाद में कई बार वो एक बहुत चर्चित केस था, उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ बुला कर पूछा था, जिसके फादर ने उसको उस लड़की से भी मैं जाके मिली हूँ। आई कुड नॉट इमेजिन अ गर्ल हु इज हेटिंग हर पेरेंट्स, और वो कह रही है कि नहीं, मुझे उससे शादी, मुझे तो उसी लड़के के साथ रहना है, मैंने शादी करी हुई है, मैं मुस्लिम हूँ। और वो एक्स आर्मी में था वो, उसका फादर। उसके बाद उसका डिवोर्स भी हो गया उस आदमी से। मतलब आप इतना ज़्यादा पागल थी, फिर डिवोर्स भी हो गया कुछ सालों में, लेकिन वो धर्म नहीं उसने अभी छोड़ा। धर्म नहीं छोड़ा। तो वुड यू अग्री कि जैसे हम बात ये अभी कर ही रहे हैं कि जो कन्वर्जन्स हो रही हैं उसके अंदर महिलाओं को या यंग गर्ल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक विद द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्ट कन्वर्टिंग देम। यस, और वहाँ उसके तो मुझे जो पता चला केरला में एक पूरा ग्रुप है, ग्रुप क्या कहूँगी, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो बाहर से, जिनको पैसा मिल रहा है और उनको टारगेट दिया जाता है कि कितने तुम कन्वर्ट करोगे, इतने कन्वर्ट करोगे तो इतना पैसा। और वो स्कूल कॉलेजेस में उनकी बेटियां उस पे काम कर रही हैं, और वो बात करना शुरू करती हैं, अरे हमारा धर्म में तो एक ही भगवान है, तुम्हारे धर्म में इतने, तो एक तो सुन लेगा, तुम इतने भगवान कहाँ सुनेंगे, किसको कहोगी तुम। वो धीरे धीरे वो बात करना शुरू करती हैं, फिर अपने भाई से मिलवाएंगी या किसी मेल से मिलवाएंगी। एक अ, एक रास्ता है उनका कि कौन से स्टेप्स पे चलना है और कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है हम भारतीय समाज के लिए भी, हिंदू समाज के लिए भी, कि इस चीज़ पर कैसे किस तरह की रोक लगाई जाए, क्योंकि हिंदू समाज जो है वो इस वक्त उसी चीज़ से, उस कंफ्यूजन के अंदर फंसा हुआ है कि एक तरफ आप इकोनॉमिकली अपने आप को बेटर करना चाहते हो, उसके लिए पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं वर्क लाइफ में या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की दौड़ में,
और दूसरी तरफ वो जो परिवार है जिसके लिए माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ अ यंग मुस्लिम बॉय फ्लर्टिंग विद देयर डॉटर। तो उस असमंजस के अंदर फंसा हुआ जो ये हिंदू समाज है उसको संभाल के कैसे रखा जाए। ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट इट विल हेल्प, बट क्या कोई लॉ, कोई प्रोविजंस, कोई पॉलिसी चेंजेस इस तरह के किए जा सकते हैं जो किसी तरह से बॉटम्स अप हों, कि गांव देहात के अंदर भी इस तरह के केसेस हों तो बड़ी जल्दी पता चले और उन पर क्विक एक्शन हो? क्योंकि वी आर ऑल्सो अ सोसाइटी जो इस वक्त इतना जैसे इकोनॉमिक परसूट में लगा हुआ है कि बहुत सारा समय वो समाज के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ नहीं निकाल पा रहा है। तो इस असमंजस से कैसे संभालें समाज को? देखिए, आप किसी भी लॉ को बनाकर आप दो एडल्ट्स को आप नहीं रोक सकते कि शादी ना करें आप आपस में, लेकिन शादी के बाद आप कन्वर्ट ना हो। मैं कहती हूँ लड़का क्यों नहीं कन्वर्ट करता हिंदुइज्म में? अगर कन्वर्जन ही कर का एक रास्ता है तभी आप मिल सकते हो, और प्यार है तो कन्वर्ट। आपको अपने बच्चे को धर्म के प्रति ये होना चाहिए कि मेरा धर्म सबसे पहले है, उसको इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए। और जब आप मंदिर में जाना शुरू करो या इस पे बात करना, मैंने कभी ये सब बचपन में बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं गई या ये, लेकिन हमारे माँ बाप ने सोते समय रामायण की कहानी या महाभारत की कहानी हमें सुनानी ज़रूर होती थी। हमारे अंदर वो इनकलकेट हो गया था कि ये ना बचपन से देखते देखते, मैंने कभी रामायण बैठ के पढ़ी नहीं थी, लेकिन हमारे घरों में अगर जन्मदिन है तो रामायण का पाठ रखा जा रहा है, ये शादी है तो रामायण का पाठ रखा जा रहा है। वो एक तरीका, वे ऑफ लाइफ था हमारा। वैसे ही उसको बनाना चाहिए ताकि दे शुड फील प्राउड ऑफ देयर रिलीजन। व्हेन दे फील प्राउड ऑफ देयर रिलीजन दे विल नॉट कन्वर्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार ना करो। आप 18-20 साल के हो, आप कमाई कर रहे हो, दो रिलीजन के लोग मिल जाते हैं, शादी करो ना, करनी है तो, लेकिन कन्वर्ट क्यों करना है? आपस में कन्वर्ट क्यों करना है एक दूसरे को? आप अपना रिलीजन इज फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट फॉर योर हस्बैंड ऑल्सो। माई रिलीजन इज माई रिलीजन। बट प्रॉब्लम, मतलब वी कैन नॉट डिनाई कि प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो आपकी सारी बातें जान के मेरे को समझ आया कि शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाई करता है फैमिली इंस्टीट्यूशन पे ही। बिल्कुल। हमारे भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चरली जो फंडामेंटल यूनिट है वो परिवार है, और क्योंकि कई कारणों की वजह से जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, एजुकेशन हो सकता है, प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जिस वजह से हम इतनी स्पीड में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ दौड़े थे, और उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ही बड़ी वैलिडेशन दी थी, बड़ी बड़ी वैलिडेशंस दी गई थी। वे फॉरवर्ड परहैप्स बेस्ट सोल्यूशन यही है कि परिवार के अंदर एका हो, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हो। जो परंपराएं हिंदू समाज के अंदर लंबे समय से चली आ रही हैं, उन परंपराओं के अंदर अगर कोई कुरीति है तो उसको बड़ा क्विकली मॉडर्न पैरेलेंस के अंदर उसमें करेक्शन लाया जाए, बट परिवार को इकट्ठा रखा जाए, और परिवार के अंदर इन सब सारे मुद्दों पर, चाहे सेक्स एजुकेशन हो, चाहे रिलीजियस पॉसिबल कन्वर्जन्स हो, चाहे किसी भी तरह का डेंजर हो जो a girl child or an adult woman or a lady in the family is perhaps facing off or facing from, could talk about these things. Moving on, 9 साल के अंदर आपको 9 साल एज NCW close to that as a member and chairperson, बट बदलाव क्या आया है 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर? आप पार्टी की हैं, आपने पार्टी में, शायद आप 30 वर्ष की थी जब आपने पार्टी ज्वाइन की, तब से आपने पार्टी को ग्रो करते हुए देखा है, आपने पार्टी के अंदर बदलाव देखा है, आपने वो दौर देखा है जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता भी नहीं था, और तब से आपने 2014 के अंदर देखा, और आज आप वहाँ से राज्यसभा सांसद भी हैं। आपने पार्टी का बदलाव देखा, आपने लीडर्स को काम करते हुए देखा, कैसे, उसके बारे में कुछ बताइए कि 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे पे, इस विषय पर जिसके आप पकड़ रखती हैं, उसके अंदर क्या बदलाव आया है? 2014 के बाद मैंने 15 में देखा NCW। पहले NCW को जाना जाता था कि प्रॉब्लम्स में काम करती है, यानी कंप्लेंट्स पे काम करती है। ये मैंने उसका रूप बदला कि कंप्लेंट्स ना हो, हम इतना एम्पावर करें औरत को कि हमारे पास कंप्लेंट्स ज़्यादा ना आए। इट इज़ नॉट, वी आर नॉट डूइंग पुलिस जॉब, बिकॉज हम भी पुलिस के थ्रू ही कराते हैं काम। हमारे पास
कोई और तरीका नहीं, हमारे पास अपनी अपनी फोर्स नहीं है जो कि, तो हम उनको एम्पावर करने के लिए कैसे, तो मैंने सोचा एक तो सोशल एम्पावरमेंट चाहिए उनको, एक इकोनॉमी में एम्पावरमेंट चाहिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहिए, और एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। तो हमने इन 3 मुद्दों के अराउंड सारे प्रोग्राम्स वीव किए। तो मैंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए चाहे लड़कियों को ट्रेनिंग देनी हो, स्किल देना हो, स्कूल्स और कॉलेजेस में रेज्यूमे लिखना कैसे है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी। तो ये बी ग्रेड टाउन्स में, छोटे उसमें कॉलेजेस में, जहाँ बच्चियाँ पढ़ने तो आती हैं लेकिन उनका ज़्यादातर ये होता है कि शादी कर दो उसके बाद, या जब वो जॉब के लिए जाती हैं तो उनको नहीं पता कि जॉब, तो ये सब चीज़ें हमने वीव करे, ये प्रोग्राम्स बनाए। आईएम्स के साथ मैंने 12वीं क्लास की बच्चियों को भी ट्रेनिंग कराई कि एंटरप्रेन्योरशिप पे, हाउ टू स्टार्ट देयर ओन वर्क। डेयरी फार्मिंग में मैंने महिलाओं को सिर्फ दूध ही नहीं, उसके और क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, वो सिखाने के प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में कराए। तो ऐसे बहुत पिगरी हो गया, नॉर्थ ईस्ट में पिगरी से महिलाएं बहुत कमाती हैं, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे वीव किए इकोनॉमी के लिए। पॉलिटिकल के लिए सरपंच पंच, हमने सुना है कि पंचपति होते हैं, सरपंच महिला होगी तब भी पंचपति हो, तो वो उसको हटाने के लिए उनको कैसे सरपंच पंचायत में काम करना है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम्स हमने बनाए पूरे इंडिया में सभी महिलाओं को। और पहली बार मैं पंचायत से पार्लियामेंट 500 महिलाओं को लेके आई थी, एक पंचायत से उठ के आई, पार्लियामेंट में कैसे काम होता है वो दिखाने के लिए। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में ये कराए। सोशल चेंजेस के लिए बहुत सारे कैंपेन्स शुरू किए हमने, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया कैंपेन्स हों, स्कूल कॉलेजेस में बात करनी हो, या समाज में ऐसे अलग प्रोग्राम्स पेरेंट्स के साथ। तो बड़े बड़े इवन डिजिटली एम्पावर करने के लिए डिजिटल शक्ति नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें मेरे रहने तक 5 लाख से ज़्यादा बच्चियों को हाउ टू बी सेफ ऑन साइबर वर्ल्ड। जैसे हम कह रहे थे कि अब साइबर वर्ल्ड में इतनी, तो हम सोशल मीडिया तो बना लेते हैं सब प्रोफाइल्स, लेकिन उस पर सेफ कैसे रहना है वो नहीं पता, तो वो सिखाया गया। डिजिटलाइजेशन का एक और फ़ायदा है कि आप कमा सकते हो घर बैठे हुए, तो क्या क्या कर सकते हो आप फेसबुक पे ही कैसे, तो मेटा के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे थे रन। वैसे ही हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे एक अलग सेल बनाया मैंने, क्योंकि ये जो मैं बता रही थी तेलंगाना में, ये भी ट्रैफिकिंग का तरीका है, शादी करके ले जाना भी ट्रैफिकिंग का तरीका है। या वेस्ट बंगाल से अगर लड़कियों को शादी करके कहीं ले जा रहे हैं दूसरे राज्य में, दैट इज़ ऑल्सो ट्रैफिकिंग। या ट्रैफिकिंग के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ सेक्स के लिए नहीं होता, ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए होता है, कन्वर्जन के लिए होता है, बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं जो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल एक अलग से काम कर रहा है हमारा। ऐसे हमने बहुत सारे डिफरेंट सेल्स, अब ऑफ मतलब NCW में ही लीगल हेल्प मिले, तो वहाँ पे मैंने एक अलग से लीगल पर्सन बिठाया हुआ था, जो कि बाहर से औरतें आके कंसल्टेशन कर सकती हैं फ्री में, लीगली क्या किया जाए। वैसे पूरे स्टेट्स में हमने हेल्प की थी कि वो डेस्क तैयार किया जाए, इस पे लीगल एड क्लिनिक खोले थे हमने। And how is Prime Minister's approach to this entire issue? इनफैक्ट हमने उन्हीं के प्रोग्राम से लर्न करते करते, अगर जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की उन्होंने बात की, तो हमने उन्हीं के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम किया था। डिजिटल शक्ति उन्होंने किया था, डिजिटल इंडिया, तो हमने डिजिटल शक्ति नाम का एक प्रोग्राम वीव किया। हमने उनके क्लू लेके, और ही ऑलवेज अप्रिशिएटेड द मैंने वर्क। एक बार किसी से सुना था, एक लीडर ही हैं, वुमन लीडर हैं, पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग के अंदर ये बात शेयर कर रहे थे कि हर एक लेडी को, हर एक वुमन पार्लियामेंटेरियन को उन्होंने बोला कि आप कोई एक मुद्दा पकड़ लीजिए, पिक वन टॉपिक, और उसके बारे में आप अगले 1.5-2 साल अच्छे से शोध करिए, आप बातें करिए, लोगों से जानिए, सीखिए, समझिए।
आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि 2-3 वर्षों के अंदर आप इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ पा लेंगे उन टॉपिक्स पे कि यू विल बिकम वन स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑन दैट टॉपिक। एंड व्हाट विल हैपन इज़ कि अब जैसे कोई भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर कोई नेत्री उठकर आती है तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, किसी भी जो पॉलिटिक्स के अंदर या पार्टी के अंदर किसी भी तरह का एक नोक झोंक होती है तो, या किसी तरह का एक वो हरियाणवी में कहा कहते हैं ठुंगा मारना होता है कि हाँ ये तो महिला है तो महिला मोर्चे में ही काम करेगी, या महिला है तो महिलाओं के मुद्दे पर ही काम करेगी। तो उससे ड्रॉ आउट करने का कि महिला है, फाइनेंशियल एजुकेशन की एक्सपर्ट हो सकती है, महिला है she can be expert on startup fundraising, महिला है she could be talking about space policy, महिला है। तो ये एक बड़ी, जब मैंने ये पहली बार बात सुनी थी तो मुझे बड़ा एक फ्रेश और बड़ा एक यूनिक पर्सपेक्टिव लगा था कि कोई भारत के प्रधानमंत्री इस तरह से सोच रहे हैं कि महिलाओं को सिर्फ उसी पैराडाइम के अंदर नहीं रखना जिस पैराडाइम के अंदर शायद लोग उनके बारे में सोचते हैं। लेट्स हेल्प देम ओपन देयर विंग्स। मूविंग ऑन, अभी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताइए ना, क्योंकि 30 ईयर्स में आपने ज्वाइन किया और आप चेयरपर्सन थी NCW की, फिर आप राज्यसभा सांसद कैसे बने, उसके बारे में शेयर सम बिट्स नगेट्स व्हिच कुड बी इंटरेस्टिंग फॉर अस। मुझे तो पता भी नहीं था मैम। देखिए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव हुए थे और चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी शायद इतना ना ही हुई हो, बट जितनी भी ऑपोजिशन थी और जितना मीडिया था, दे वर फेयरली सरप्राइज कि असेंबली इलेक्शंस के अंदर हुआ क्या। और उसके बाद नेचुरल था कि एक सांसद जी की जगह एक वेकेंट सीट है, तो एंड फॉर मेनी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जैसे हमने वो मुद्दा भी रह गया, मेरे को वो भी पूछना चाहिए कि आप पहले इस चीज़ का जवाब दीजिए, फिर जानेंगे कि हरियाणा के अंदर आपने वुमेन सिचुएशन को कैसे देखा और कैसे बदलते देखा। तो हरियाणा के अंदर कई कद्दावर नेता हैं, या जो अपने आप को मानते हैं कि हम कद्दावर नेता हैं, वो बस फिराक में बैठे थे कि भाई हमें सीट मिलेगी। आपके पास कैसे आई? मुझे नहीं पता मेरे पास कैसे आई एक्चुअली। एक ही महीना हुआ है एंड आई कैन टेल यू प्रिसाइजली कि क्योंकि बहुत मेमोरी फ्रेश है। उस दिन मोदी जी का एक कार्यक्रम था पानीपत में, जिस दिन ये अनाउंस हुआ, और मेरे को जाना था, लेकिन कुछ पासेस की ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हरियाणा में मैं 9 साल बाद वापस गई थी इलेक्शंस का काम करने के लिए। तो पहली बात तो मैं राजनीति से दूर थी 9 साल तक। राजनीति में वापस आना, और वो भी बदली हुई राजनीति, हमने किया था ऑपोजिशन की राजनीति। अब 10 साल पक्की राजनीति हो चुकी थी जब मैं वापस गई हूँ सत्ता वाली राजनीति। तो बहुत कुछ बदलाव था, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, और काम करने में थोड़ी सी इनिशियल हिकअप्स जो होते हैं वो हुए। और ये पानीपत वाले में भी, क्योंकि मेरे लिए पास अभी नहीं, कहाँ से कलेक्ट करना है क्या है कुछ नहीं था, उस दिन मैं नहीं गई, बाय चांस मैं नहीं गई उस प्रोग्राम के लिए। और मैंने किसी महिला से पूछा कि, क्योंकि अगला दिन लास्ट डे था फाइलिंग के लिए पेपर, किसका नाम है, मेरे को बिल्कुल कहीं से कोई क्लू नहीं था कि मेरे पास मुझे मिलने वाला है। मैंने सिर्फ अपने नेताओं को कहा था मुझे काम चाहिए, मैं अकेले खाली बैठ ही नहीं सकती, तो जो काम कहोगे। तो उन्होंने कहा पहले इलेक्शन में काम करो, उसके बाद। तो मैंने इलेक्शन में लग गया, मुझे नहीं पता था। अब इलेक्शन के बाद मैंने कहा अब खत्म हो गया, अब मुझे काम दो, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि क्या देने वाले हैं। फिलहाल मैं बहुत बोर्ड थी लाइफ से कि मैं क्या करूं, अपना काम शुरू करूं अगर नहीं मिल रहा है तो। और उस दिन अचानक एक फ़ोन आया, पहले किसी मीडिया वाली का, तो उसने बोला ये रेखा शर्मा मैम आप ही हैं जो राज्यसभा में नाम आ रहा है। मुझे तो नहीं पता, मैंने कहा शायद कोई और, मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कौन है रेखा शर्मा। उसी टाइम उसी के फ़ोन के बीच में एक और हमारे नेता हैं, उनका फ़ोन आया कि तुम्हें कुछ पता चला। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी ने नहीं बताया कुछ। कहते अच्छा अभी मीडिया से मत बात करना, अपने आप आने दो फ़ोन, फॉर्मली आने दो। अभी वो बात ही कर रहे थे कि CM साहब का फ़ोन आ गया। तो वो उन्होंने फिर पक्का किया कि तुम्हारा नाम आया है, आपका नाम आया, वो बहुत इज्जत देते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम आया है। CM साहब में नायब सैनी जी, नायब जी ने आप का नाम है, और आप पेपर्स लेके तैयार करके सारे आप कल आ जाओ वहाँ पर, चंडीगढ़ आ जाओ। अब पेपर्स क्या लेने हैं ये भी नहीं मुझे पता,
बिकॉज आई वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स, आई नेवर, मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मुझे पहले थोड़ा क्लू होता तो मैं करके रखती कि क्या क्या पेपर्स लेके जाने हैं। सो कुछ आवर्स हैं, ये 1 बजे की बात है, 1 से 5 के बीच में मुझे सारे पेपर्स कलेक्ट करने और निकलना है चंडीगढ़ के लिए। वो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लिस्ट भेज रहा हूँ, उतने में पीएम के आने का टाइम हो गया, वहाँ ब्लॉक हो गए, उनके व्हाट्सएप चलने बंद हो गए, तो वो लिस्ट ना आए उनकी। मैंने खैर वहाँ असेंबली में फ़ोन करके, स्पीकर के ऑफिस में फ़ोन करके पूछा कि कौन से हैं पेपर्स, क्या हैं, कहीं से आधे कचरे, कहीं कोई इधर भेज रहा है, कोई ये भेज रहा है, वो लिस्ट टूटी फूटी। लेकिन 4-1 बजे मुझे ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन से आपको अपने इलेक्शन ऑफिस से आपको वो लेना होता है, अपना इलेक्टोरल रोल की स्टैम्प्ड कॉपी लेनी होती है। अब 4 बजे पता चला है, 5 बजे ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। पहले मैं गलत ऑफिस पहुंच गई कि कौन सा मेरा पड़ता है मुझे नहीं पता, मैंने ये काम ही नहीं किया कभी। फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया दूसरी जगह, वहाँ फ़ोन किया तो वो कहते हैं जी कोर्ट का एक स्टैम्प होता है, कोर्ट का स्टैम्प, कोर्ट बंद हो चुके हैं। और किसी तरह फिर मैंने एनसीडब्ल्यू के एक ऑफिशियल को बोला, वो कहाँ से साइन करा के लाया, मैं उतने में ऑफिस पहुँची, वो बैठा के रखा उस ऑफिसर को कि तू साइन करके जाएगा। अब मैं आ गई हूँ खुद ही, एंड ही साइंड। और वो बहुत ज़रूरी होता है, मुझे पता चला बाद में कि बाकी पेपर्स तो बाद में भी आ सकते हैं, बट वो तो आपको लगाना ही होता है। खैर वो 5:45 तक मुझे वो पेपर मिला, 6:30 हम यहाँ से निकले हैं, रात 11 बजे तक हम पहुँचे हैं। सीएम साहब वेट कर रहे थे वहाँ पे मेरी, 11 बजे घर पे। खाना भी उन्हीं के घर खाया जाते ही, और फिर पेपर्स तैयार किए बैठ के, और सुबह फाइल, मतलब इट वाज वेरी सडन, वेरी वेरी सडन। एंड उससे 24 घंटे पहले से आपको कोई अंदाजा नहीं था? 1 घंटा पहले भी, आधे घंटे पहले भी नहीं, 1 मतलब बजे से कोई पहले संगठन के व्यक्ति का फोन कोई या पार्टी किसी का नहीं, नो वन एवर टॉक्ड, एंड नीदर आई टॉक टू एनीबडी कि मुझे ये चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो दैट्स वो एक बोला भी जाता है ना, पार्टी का मोडस ऑपरेंडी ये है कि मांगोगे शायद ना मिले, ना मांगे। मैंने कभी नहीं मांगा। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन जब मैं मेंबर बनी तो भी मैं फ्रांस में थी, मैं अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी। वहाँ एकदम से फ़ोन आया कि आपको ढूंढा जा रहा है सेंटर ऑफिस से, आपका रिज्यूमे चाहिए। मतलब मेरा फ़ोन भी नहीं कर रहा था काम, पार्टी वाला कोई पंचकुला वाला मेरी बेटी का फ़ोन जानता था, उसका चल रहा था, उस पे उसने फ़ोन करके कहा कि आपका रिज्यूमे चाहिए। मुझे पता नहीं था कि रिज्यूमे किस लिए चाहिए, और जब मैं आई उसके 10 दिन तक मुझे ये नहीं पता था रिज्यूमे लिया किस लिए है उन्होंने। तो एक दिन अचानक मेनका जी के ऑफिस से फ़ोन आता है और वो कहती है मुझे आके मिलो, और वो जर्नी वहाँ शुरू हुई। तो ये मेरी दोनों लाइफ में सडन हुआ। जब पहली बार हुआ तो भी मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ में एक फ़ोन आएगा और बदल जाएगा, और सेकेंड टाइम भी मुझे ये लगता था फिर एक फ़ोन आएगा और बदल जाएगा। ये 2 फोन्स नहीं चेंज किया है। ये फोन। अच्छा, हरियाणा आप आई विवाह होने के बाद, आप फिर हरियाणा छोड़ के गए जब आप एनसीडब्ल्यू जब आपने ज्वाइन किया, फिर आप अभी हरियाणा वापस गई हैं। विमेन पर्सपेक्टिव से लेकर आपको हरियाणा कहाँ था, बीच में क्या बदलाव आया और आज कहाँ खड़ा है महिलाओं के मुद्दों से रिलेटेड? क्योंकि हरियाणा के अंदर ना हरियाणा दोनों चीज़ों में डैबल कर रहा होता है। हरियाणा वो भी प्रदेश है जहाँ पे शन्नो देवी भी रही हैं। हरियाणा वही प्रदेश है जहाँ पर महिलाओं के ऊपर बड़ी सारी रोक भी लगाई गई है। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ से मेडल्स भी जीतती हैं महिलाएं, ग्लोबली मॉडल्स भी बनी है, मतलब मिस यूनिवर्स भी यहाँ से हैं और ओलंपिक मेडलिस्ट भी यहीं से हैं। और हरियाणा ही ऐसा है जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर महिलाओं को कहीं ना कहीं तरह से एक नोक झोंक या फिर एक किसी जगह रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। मैं ये भी पर्सपेक्टिव इसी में ऐड कर देता हूँ कि हरियाणा के अंदर जैसे, क्योंकि हरियाणा में एजुकेशन भी आई और एक्सपोजर, शायद एनसीआर के क्लोज होने की वजह से एक्सपोजर भी क्विकली मिला, गांव देहात के अंदर भी इंटरनेट और के माध्यम से भी जो क्विकली एक्सपोजर मिला, उसका नतीजा ये भी रहा है। हमने बीच में एक केस था जिसके अंदर एक बस के अंदर लड़कियां लड़ाई पे उतर आई थी कि भाई हम केस कर देंगे, इस तरह की बातें भी हुई। तो उस पर्सपेक्टिव में, उस पूरे जर्नी के अंदर या उस वो कहते हैं ना बैक स्टोरी के साथ, आप हरियाणा के अंदर महिलाओं का की सिचुएशन क्या देखती थी और क्या बदल रहा है आज? जब मैं हरियाणा में आई थी तो मेरे ख्याल से, क्योंकि पंचकुला हरियाणा नहीं होता था, मतलब इट इज़ वेरी क्लोज टू चंडीगढ़, सो लाइफ वाज नॉट
एज सच लाइक इन हरियाणा, डीप इन हरियाणा, लाइक इन रोहतक, जींद और अलग अलग, वो डिफरेंट था। फिर भी क्योंकि मैंने सारी जगह जाती थी, पॉलिटिकल वो थी तो सब जगह जाना होता था, मैं देखती थी कि लड़कियां और औरतें सब जगह काम कर रही हैं। गांव में आप अगर जींद वगैरह साइड में या कहीं रोहतक साइड में, पंचकुला से रोहतक रास्ते में निकले तो औरतें ही गाड़ी चला रही हैं, वो तांगा भी बुल, चला रही हाँ तांगा चला रही हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब खेतों में काम कर रही हैं, अब उठा के गोबर लेके जा रही हैं, गोबर पाथ रही हैं, सब कुछ हरियाणा में लड़कियां ही करती थी। और लड़के बैठे हुए सब ताश खेलते हुए नजर आते थे, सड़कों के हुक्का पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। एक यही कल्चर नजर आता था। फिर भी ये सुनने में आता था फीमेल फीटिसाइड सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, वहाँ था सबसे ज़्यादा उन दिनों में। वहाँ लड़कियों को कोख में मार दिया जाता था, बाप पैदा होने के बाद भी बहुत बुरा हाल करते थे। वहाँ की कुछ ऐसी खाप्स थी जो उनके अगेंस्ट हमेशा वो करती थी, वर्डिक्ट देती थी। लेकिन अब खाप भी बदल गई, अब खाप भी एम्पावरमेंट की बात करती हैं। अब लोगों की दृष्टि भी बदल गई। अब कुछ गांव में एक नाम बच्चियों के लिखने लग गए अपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा से स्टार्ट किया ना 2015 में। मैं वहाँ थी, एज अ वर्कर थी उस प्रोग्राम में। वहाँ उस एक नारे ने बहुत बड़ा बदलाव किया उनके माइंडसेट में। वही मैं कह रही हूँ, नीचे और ऊपर दोनों की जरूरत होती है। एक प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर वो बात की, बेटी सेक्स रेशियो बदला, बेटर हुआ। चाइल्ड सेक्स रेशियो का जो जर्नी है वो रिमार्केबल है। 1920s में चला, 920s 923 24 ऑन 1000 बॉयज चल रहा है इसमें। बहुत अच्छा सेक्स रेशियो हो गया वहाँ पे। पढ़ाई में लड़कियाँ अच्छा करने लगी, गेम्स में तो, स्पोर्ट्स में तो सारा कुछ लड़कियाँ ही लेके आ रही हैं वहाँ पे लेयर्स। वहाँ राजनीति में भी बहुत बदलाव आया है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। पंचायतों में बहुत लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। इवन एज अ वर्कर बीजेपी में अगर देखूं, जब मैं थी तो कुछ गिनी चुनी महिलाएं होती थी। पूरे राज्य में कुछ 8-10 महिलाएं नजर आती थी जो काम कर रही होती, मतलब ऊपर काम करती थी। आज वहाँ पर एक एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी महिलाएं हैं, मतलब कंपटीशन है कौन अच्छा करेगा। अगर मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है तो महिलाओं में आपस में कंपटीशन है कौन अच्छा करेगा, क्योंकि वो देख रही हैं कि प्रधानमंत्री भी, और एक मेरी जर्नी से भी बहुत लोग सीखते हैं, पंचकुला में तो बहुत सीखते हैं कि आप काम करोगे तो कोई ना कोई तो देख रहा है आपके काम की तरफ। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग जाना पड़ेगा, महिलाओं को कुछ अलग गलत रास्ते नहीं अपनाने पड़ेंगे। काम करोगे तो ऊपर भी देखते हैं और अप्रिशिएट होता है। तो ये चेंज बहुत आया है पॉलिटिक्स में, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद, जिस तरह से वो महिलाओं को एनकरेज करते हैं आगे आने के लिए। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव चेंज है, पूरे हरियाणा में है और आगे आने वाले टाइम में और अच्छा होगा। तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? क्योंकि आपने ही बताया कि अभी एक ही महीना हुआ है, व्हाट आर योर प्लान्स, क्या करना चाहेंगे? एज आई वाज डूइंग इन NCW, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मेरा सबसे बड़ा रहेगा। आज भी मेरे से कुछ लोग, और एजुकेशन फोर्स, तो मेरा जो MP लेड फंड है वो ज़्यादातर मैंने कहा है मैं एजुकेशन की तरफ लेके जाऊंगी। बच्चियों के स्कूल्स, उनकी कैसे बेटर हो सकते हैं, उनको जाने में प्रॉब्लम है तो चाहे सड़कों में कुछ लगाऊं, या मतलब basically ensuring education for women, girls. That will be my priority, and economic empowerment, both. Fair enough. I think that being said, ma'am, any final word on Prime Minister, politics, women, girl, child? Perhaps we'll pick your final word and then close our conversation. I'm hoping the boys have enjoyed the conversation. I don't know whether they've enjoyed or not, but I spoke my heart out. That is, I always do that. I never mince my words, never changed myself for anything else. और यही मैं लड़कियों से भी, बच्चियों से भी कहना चाहूँगी कि अपना डिसीज़न खुद लो। महिलाएं जो पॉलिटिक्स में हैं वो भी, उनसे भी कहना चाहूँगी
वो ठीक है कि आप इंस्पायर होते हो बहुतों से, बहुत कुछ सीखते हो बहुतों से, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाओ, तय करो, अपना डिसीजन खुद लो। जब अपना लोगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात मैम आप इसमें ये ऐड कर दीजिए, क्योंकि अपना जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, ये अच्छा, बुरा, और देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फेलियर, हाँ इट इज़ ऑलवेज़ लर्निंग्स। अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो अगर आप फेल भी होते हो तो ठीक है, मूव अहेड। बहुत, मैं फेल ज़्यादा हुई हूँ लाइफ में, ये इक्का-दुक्का है जहाँ मैं, मुझे लगता है मैंने फेलियर्स बहुत मिलते हैं लाइफ आपने में। गिनवाया ना 2 फ़ोन्स थे जिनसे लाइफ पलटी है। पलटी है, लेकिन मतलब उसके बाद में वो 2 बहुत, फ़ोन्स की जो जर्नी है, वो वो बहुत उस लंबी जर्नी के है, अंदर बहुत बहुत फेलियर्स फेलियर्स हैं। आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरे को याद है केरला से जब मैंने ये लव जिहाद वाला मुद्दा लिया था, पूरा सोशल मीडिया पे मुझे कैसे अटैक हुआ था, बुरी तरह से। आप सो नहीं पाते हो कई रातें, आपके लिए इतना गंदा लिखा जाता है सोशल मीडिया पे, बहुत गंदा, यू कांट स्लीप। मतलब आपको बहुत चीज़ों से लड़ना होता है इस, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग करती है वो लड़ाई आपको, वो Fair आप, enough. So, like ma'am suggested, put in the work. Of course, there are going to be challenges, बट वो सारे चैलेंजेस में अपने ही निर्णय लेने स्टार्ट करेंगे, अपने ही बारे में सोचना स्टार्ट करेंगी, सारे पर्सपेक्टिव्स का सोचना स्टार्ट करें तो, और उसके अंदर उस जर्नी के अंदर जो भी चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर अगर लें तो मेरे ख्याल से द फ्यूचर इज़ ब्राइट एंड हम सशक्त भारत, एक विकसित भारत 2047 तक बना पाएंगे। दैट बीइंग सेड मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।